वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट एग्जाम 2024 के क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 2 का प्रिपरेशन करें। पेपर 2 हमारा क्या है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट 7 को अभी देख रहे हैं, यूनिट 7। और हमारा टारगेट है कि ऐसे यूनिट से देखना है जहाँ से आपको मेहनत भी कम करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी लाया जा सके। मेहनत कम और ज़्यादा आउटकम मिले, इसी प्रयास के साथ, इसी टारगेट के साथ हमारी क्लासेस लगातार जारी है। और अगर आपका भी पेपर 2 है और आप हिस्ट्री से नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं जून 2024 में, तो क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और मिशन हमारा है जेआरएफ। जेआरएफ से कम कुछ नहीं है ना। और कम पढ़कर जेआरएफ कैसे लाया जाता है, इसी ट्रिक के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। और सारा सिलेबस, अभी इंटायर सिलेबस जो हिस्ट्री का है, आपके पास उतना समय नहीं है जो आप कवर कर पाएंगे। तो वैसे सेक्शन को हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग यूनिट 7 में देखेंगे बंगाल में द्वैत शासन। आपने सुना तो होगा ही, बंगाल में द्वैत शासन। आज इसे समझेंगे अच्छे से और इससे जुड़े फैक्ट को भी अच्छे से कवर करेंगे। तो यार, द्वैत शासन मतलब क्या हो गया? दोहरा शासन। मतलब बंगाल में दो प्रकार का शासन चल रहा था पैरेलल तरीके से, दोहरा शासन। और किस प्रकार दोहरा शासन था, दो सरकारें क्यों थी, इनके बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि को पिछले क्लास में देखा। अगर आपने नहीं देखा प्ले लिस्ट में जाके देखें, यूनिट 7 हिस्ट्री का क्लास, जहाँ पे हमने इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़ाया था। इलाहाबाद की संधि को अगर आप देख लेंगे, उसके बाद ये क्लासेस में आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1765 में इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई थी, एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी संधि किसके साथ हुई थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। तो 1765 का इलाहाबाद संधि बंगाल के इतिहास के लिए क्या थी, एक युगांतकारी घटना थी, बहुत ही युगांतकारी घटना थी। नवाब की सत्ता का अंत हो गया, यानी यहाँ बंगाल में नवाब की सत्ता का अंत हो गया और एक उत्तरदायित्व मुक्त शासन की स्थापना हुई। और इसके माध्यम से दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया और निजामत का भी अधिकार कंपनी से मिल गया। पिछले ही क्लासेस में हम लोगों ने देखा है, इलाहाबाद की प्रथम संधि से, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई, इससे कंपनी को क्या मिला, दीवानी। और जो सेकंड संधि हुई, दूसरी संधि जो अवध के नवाब से हुई, उसके माध्यम से फिर क्या मिल गया, निजामत। तो मुगल काल में जो व्यवस्था थी बंगाल में, पहले उसके बारे में जान लें। मुगल काल में बंगाल में क्या व्यवस्था थी और अंग्रेजी काल में क्या परिवर्तन हो गया। मुगल काल में केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था सेंटर पे, दिल्ली पे, जिसे बादशाह बोलते थे। वह अपने प्रांतों में, यानी बंगाल में, उन्होंने दो अधिकारी नियुक्त किए थे। बंगाल में दो अधिकारी नियुक्त किए, एक को सूबेदार बोलते थे, दूसरे को दीवान बोलते थे। किसने नियुक्त किया था? मुगल बादशाह ने। मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था, एक सूबेदार एक दीवान। सूबेदार क्या करता था, अपने प्रांतों में यानी बंगाल में सैनिक, प्रतिरक्षा और पुलिस न्याय विभाग का कार्य करता था, यानी ये लॉ एंड ऑर्डर को देखता था। सूबेदार क्या करता था, लॉ एंड ऑर्डर को देखता था, कानून व्यवस्था को देखता था, जिसके अंतर्गत सैनिक, प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय विभाग होता था। जबकि जो दीवान हुआ करते थे वह राजस्व और वित्त विभाग देखता था, यानी टैक्स वसूली का काम कौन करता था, दीवान। और लेकिन ये दोनों जो प्रांतीय अधिकारी थे, केंद्र के प्रति उत्तरदायित्व थे, यानी उत्तरदायित्व विहीन नहीं थे। केंद्र के प्रति इनका उत्तरदायित्व होता था, इन्हें समय समय पर रिपोर्ट देना होता था, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ आगे चलकर। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, कह सकते हैं शक्तिशाली केंद्रीय प्रशासन का जब अंत हो गया, है ना, शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब का अंत हो गया, तो उसके बाद मुर्शिद कुली खां जो यहाँ के सूबेदार थे, उन्होंने दीवान और सूबेदार दोनों का दायित्व अपने ऊपर ले लिया और दोनों कार्य खुद करते थे। दोनों कार्य जब एक ही व्यक्ति के पास आ जाएगा, क्या होगा, वो स्वेच्छाचारी हो जाएगा। तो इसी की शुरुआत मुर्शिद कुली खां ने कर दी थी। किसने सबसे पहले शुरुआत की? मुर्शिद कुली खां ने। सूबेदार और दीवान दोनों का अधिकार अपने पास कर लिया और टैक्स भी यही वसूलते थे और लॉ एंड ऑर्डर को भी यही देखते थे। अब इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। दो प्रकार की संधियाँ हुई थी इलाहाबाद में 1765 में। इसी में पहली संधि जो हुई मुगल बादशाह से, तो मुगल बादशाह को क्या मिला, 26 लाख। कहा कि आप 26 लाख रुपया सालाना पेंशन ले लीजिए और जो भी दीवानी वसूलने का अधिकार है हम लोगों को दे दीजिए। हम लोग दीवानी वसूलेंगे, यानी टैक्स वसूलेंगे। कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का भार अपने ऊपर ले लिया। और जो बंगाल के नवाब थे, नवाब को कहा कि आप 53 लाख ले लीजिए,
है ना। आप 53 लाख पर लेकर बैठ जाइए और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर देखना है, निजामत का कार्य यानी प्रशासन का कार्य, वो हम लोग कर लेंगे। यानी दोनों अधिकार किसे मिल गया? कंपनी को। लेकिन कंपनी ने यहाँ क्या होशियारी किया कि वो खुद यहाँ पर नवाब नहीं बने, है ना। नवाब कंपनी बने क्या? नहीं। यहाँ टैक्स वसूलने के लिए जो अधिकारी हुए थे, अंग्रेज अधिकारी हुए क्या? नहीं। दोनों जगह उन्हें किसको बैठाया? भारतीय को, है ना। नवाब और भारतीय सत्ता के मुखौटा को हटाया नहीं, यानी जो टैक्स वसूल रहे थे भारतीय अधिकारी, उससे ही टैक्स वसूल करवाया। उसको क्या दिया? सैलरी दिया, है ना। सैलरी दिया, मेहनताना दिया कि आप वसूलेंगे तो आपको सैलरी देंगे, आप ही वसूलिए। और वसूल कर किसको दीजिए? कंपनी को। वसूल के किसको देना है? कंपनी को। यानी एक ऐसी सरकार हो गई जो आम पब्लिक है उसे क्या समझ में आएगा? जो पहले टैक्स वसूल रहा था, आज भी टैक्स वसूलने वही आ रहा है। अंग्रेज निर्देश दे रहा है कि थोड़ा कड़ेती से टैक्स वसूलो, तो वो बेचारा कड़ेती से टैक्स वसूल रहा है ना। अंग्रेजों का भक्त बना हुआ है। तो जो लोगों से कड़ेती कर रहा है, लोगों से जो टैक्स वसूल रहा है, लोगों का जो शोषण कर रहा है, वो कौन है? वो भी तो एक भारतीय ही है। और वो किसका शोषण कर रहे हैं? भारतीय का ही। यानी भारतीय का ही शोषण कर रहे हैं। और मजा कौन ले रहा है? कंपनी। वो पैसा कहाँ जा रहा है? कंपनी के पास। इसी प्रकार कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती थी तो बहुत कह सकते हैं गरीब मतलब क्या बोले, कहर ढाती थी ये प्रशासन, और उनका दमन करने का कार्य करती थी। और दमन करने वाले जो सैनिक होते थे वो भी कौन होते थे? वो भी भारतीय होते थे। लेकिन वो किसके टट्टू होते थे? ये अंग्रेजी कंपनी के आदेश पर ही वो भारतीयों का दमन करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को संभालते थे। यानी व्यवस्था इस प्रकार की हो गई कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा अधिकार है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। आम पब्लिक के नज़र में वो क्या है? आम पब्लिक नज़र में कंपनी कहीं नहीं है, सब जगह भारतीय है। तो लोगों का रोष भी, आक्रोश भी भारतीयों के प्रति ही था, न कि कंपनी के प्रति। कंपनी तो कोई था ही नहीं, है ना। और आम पब्लिक को समझ में कहाँ आता है उतना। उस समय ऐसा समाचार पत्र था नहीं, ऐसा सोशल मीडिया था नहीं कि तुरंत ये इलाहाबाद की संधि हुई, सारे चैनल्स पे चल रहा है इलाहाबाद की संधि हुई। किसी को पता, आम पब्लिक को क्या पता चलेगा कि कौन सी आपने संधि की, इलाहाबाद की संधि की है, क्या क्या मैटर हुआ है। समझ में आते आते तब तक तो कंपनी अपना काम कर जाती थी। तो कंपनी क्या हो गया? कंपनी दीवानी और निजामत का कार्य भारतीय एजेंटों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास थी? कंपनी के पास। और देखा जाए तो बिहार में राजा सिताब राय, ये प्रश्न पूछा जाता है, बिहार में उन्होंने अपना एजेंट किसे बनाया था? राजा सिताब राय को। और बंगाल में मोहम्मद रजा खान को। और इस पद का नाम था उप निजाम। ये लॉ एंड ऑर्डर देखते थे, टैक्स वसूलते थे, है ना। तो नाम याद रखिएगा। बिहार में किसे उन्होंने अपना उप निजाम बनाया? बिहार में राजा सिताब राय को, और बंगाल में मोहम्मद रजा खान को। ठीक है। इसी प्रकार बंगाल प्रांत की सुरक्षा का दायित्व भी कंपनी ले लिया, और कंपनी की सेना राजधानी में तैनात कर दी गई। कंपनी की सेना कहाँ तैनात हो गई? राजधानी में। और खर्चा कौन देता था? नवाब। यानी अब ऐसा शासन हो गया कि एक शासन कंपनी का है जो दिख नहीं रहा किसी को, और दूसरा शासन नवाब का है जो दिख रहा है सबको। तो ऐसी व्यवस्था है कि कंपनी मैन है, कंपनी के पास सबसे ज़्यादा पावर है, लेकिन उसके पास कोई उत्तरदायित्व है? कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि वो सामने है ही नहीं। नवाब के पास उत्तरदायित्व है, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है। वो कह सकते हैं रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार, उसका सारा कुछ रिमोट कहाँ था? कंपनी के पास। यानी दो सरकारें थी, एक कंपनी की, दूसरा नवाब का। तो कंपनी का जो सरकार था वह उत्तरदायित्व विहीन सरकार था। अधिकार था कंपनी के पास, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं था। नवाब को बना रहने दिया, नवाब सत्ता में काबिज रहा, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं था। उन्होंने अपना निजामत का अधिकार दे दिया था ना, 53 लाख में उन्होंने अपनी निजामत का अधिकार दे दिया। उनके पास अधिकार कुछ नहीं था, लेकिन उत्तरदायित्व था, लॉ एंड ऑर्डर संभालने का उत्तरदायित्व था। लॉ एंड ऑर्डर उसको संभालना है। ठीक है। अर्थात दो शक्तियों का एक साथ शासन, एक कंपनी का भी शासन था, और दूसरा फिर एक कंपनी का भी शासन था, और दूसरा फिर आपका नवाब का भी शासन था। इसी को कहा गया दोहरा शासन या द्वैत शासन। इसमें क्या हुआ कि कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को बंगाल का द्वैत या दोहरा शासन किसे कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स होगा तो आप हमें जरूर कमेंट करें। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ। जब बिना उत्तरदायित्व वाली सरकार रहेगी,
उसे डर क्या चीज़ का, वो उन्होंने कैसे भरदम शोषण किया। इसके चलते क्या प्रशासनिक विघटन हुआ, प्रशासन का विघटन हुआ, है ना। प्रशासनिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार मिला, जैसा पहले ही कहा कि दीवानी का अधिकार इलाहाबाद की प्रथम संधि के साथ मिला 1765 में मुगल बादशाह सालम द्वितीय से। इसके साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, है ना, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार तो मिला ही था। इसके बाद मुक्त व्यापार, यहाँ पर मुक्त व्यापार अंग्रेज कर सकते थे, ये अधिकार भी कंपनी को मिल गया था। ये इसका परिणाम रहा। भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। भारत का जो सूती वस्त्र इंग्लैंड निर्यात होता सूती वस्त्र, अब उसका विघटन हो गया क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया। तो इस प्रकार के उपाय किए कि हम निर्यात ही ना कर सकें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल का यहाँ से निर्यात करने का इन्होंने प्रयास किया। बने बनाए सूती वस्त्र का निर्यात घट गया। इससे क्या हुआ, भारतीय व्यापार का विघटन हुआ, लोगों में बेरोजगारी बढ़ी। इसके साथ ही भूमि का जो कर है ना, भू राजस्व का जो दर था वो काफ़ी बढ़ा दिया। और इसके चलते 1770 में, इसको याद रखिए, 1770 में बंगाल का भयंकर अकाल पड़ा। इसमें लाखों लोग मर गए भूख से, और इस प्रकार कहा जा सकता है पूरे बंगाल में अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया। तो ये था आप सभी के लिए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, और कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट क्लास था। और यहाँ पर एक फैक्ट हमें याद रखना है कि द्वैत शासन व्यवस्था का अंत जो हुआ वो 1762 में हुआ, और ये 1765 से 72 तक चला। 1765 से 72 द्वैत शासन कब से कब तक चला, 1765 से 1772 तक, यानी ये 7 साल चला। कितना साल चला, 7 साल चला। और इस व्यवस्था का अंत किसने किया, वारन हेस्टिंग्स ने 1772 में, और आरंभ किसने किया था, क्लाइव ने। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ किसने किया, तो क्लाइव ने किया। और द्वैत शासन व्यवस्था का अंत किसने किया, तो वारन हेस्टिंग्स ने किया 1772 में। और इस व्यवस्था का अंत करके क्या किया, इन्होंने 26 लाख जो देते थे ये मुगल बादशाह को, वो उसे देना भी बंद कर दिया। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या, बंगाल के द्वैत शासन प्रणाली को। और इसी प्रकार अभी पूरे हिस्ट्री की क्लासेस चलती रहेगी टिल एग्जाम तक। आप भी अगर आपने हिस्ट्री से फॉर्म भरा है और हिस्ट्री में आपने सोचा कि हमें JRF मिलना चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ें, हम आपको JRF दिलाएंगे, बस आप मेहनत करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप भी चाहते हैं कि पेपर 2 में की कंप्लीट प्रिपरेशन करें, और बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे सारे क्लासेस क्या है, फ्री, आपसे कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई फीस नहीं ले, सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में सारे क्लासेस कर सकते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू।